हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। इतिहास वो पढ़ते हैं इतिहास वो पढ़ते हैं जो भविष्य का निर्धारण करना है। इनको भविष्य का निर्धारण करना। जो इतिहास नहीं पढ़ते वो इतिहास दोहराए जाने पर क्या होते हैं? दंडित होते हैं। इतिहास राजा महाराजाओं का घटनाक्रम नहीं है। इतिहास क्रांतियों का घटनाक्रम है जो इतिहास को निर्धारित करता है। तो इतिहास क्या है? क्रांतियों का अध्ययन है, न कि राजा महाराजा का अध्ययन। आज हम पढ़ते हैं इतिहास में साम्यवादी आंदोलन या वामपंथी आंदोलन। अब इतिहास में वामपंथी या साम्यवादी आता है तो आप दोनों को समानार्थी शब्द समझिएगा। किंतु हम किसी वीडियो में देखा जाएगा कि साम्यवादी क्या होता है, वामपंथी क्या होता है, समाजवाद क्या होता है। वो अलग टॉपिक है, उसको हम अलग देखेंगे। लेकिन इतिहास पढ़ते समय आप मान लीजिए कि वामपंथ और साम्यवाद सेम ही है, ठीक है। अब वामपंथी या दक्षिणपंथी ये क्या होता है? ये समानता छात्रों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि वामपंथी क्या है, दक्षिणपंथी क्या है, राइट विंग लेफ्ट विंग क्या है। तो अगर राइट विंग और लेफ्ट विंग के इतिहास का अध्ययन करें तो इसकी जड़ें फ्रांस के क्रांति से आपको मिल सकती है या फ्रांस के राजशासन से आपको मिल सकती है। फ्रांस का राजशासन क्या था? सामान्यतः राजाओं का ही शासन था। वहां पर दो पक्ष हुआ करते थे। ये हो गए बीच में राजा जहां पर बैठे हैं, क्या ये हो गए राजा के बीच में बैठे हैं, और इधर उनके मंत्री, ठीक है, उनके मंत्री बैठे हैं, ठीक। अब जो बाएं तरफ जो मंत्री बैठे हैं वो सरकार की क्या, महाराजा की आलोचना ही करते हैं और कोई काम उनको है ही नहीं, केवल आलोचना ही आलोचना। जो बाएं तरफ बैठे हैं, और जो दाएं तरफ बैठे हैं वो भी क्या करते हैं? वो आलोचना नहीं करते, केवल अच्छाई ही करते हैं। अब इसको वर्तमान परिदृश्य में हम समझे। आपको कुछ ऐसे पत्रकार मिलेंगे जो सरकार की बड़ाई ही बड़ाई करेंगे। एग्जाम्पल रोहित सरदाना को लीजिए, उनको सरकार कोई गलत काम करती है वो नहीं दिखता ही नहीं। दूसरा, वामपंथ कुछ ऐसे पत्रकार मिलेंगे जो सरकार की क्या बुराई ही बुराई करेंगे, जैसे रवीश कुमार जी। यानी कि उनको केवल बुरा ही बुरा दिख रहा है, अच्छा कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जहां तक सामान्य समझ कहती है, ये दोनों क्या है? बहुत ही अति पर है। अति पर मतलब जो मध्यम रास्ता है बुद्धा का, उस पर कोई नहीं है। यानी सरकार केवल अच्छा काम कर ही नहीं सकती और सरकार केवल गलत काम कर नहीं सकती, तो बीच में रहना चाहिए। तो इसका इतिहास कहां से मिलता है? फ्रांस से। यानी कि जो दाहिने तरफ बैठता था वो सरकार की अच्छाई, और जो बाएं तरफ बैठा था उसको सरकार की बुराई। वर्तमान परिदृश्य में भी मैंने समझा दिया। अब ये तो दक्षिणपंथ और वामपंथ का शब्द का इतिहास हुआ, कैसे आया। अब प्रश्न उठता है कि भारत में वामपंथी या साम्यवाद कैसे विकसित हुआ। अब वामपंथी और साम्यवाद के विकसित होने के घटनाक्रम को जानने से पहले हम साम्यवादी या वामपंथी का साधारण सा अर्थ समझ लेते हैं। वामपंथी और दक्षिणपंथी का हमने समझा, अब साम्यवाद का समझ। एक ऐतिहासिक कवि या लेखक थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूरे विश्व में या किसी भी देश में जो लोगों के पास पैसा है वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सभी के पास पैसा बराबर होना चाहिए,
सभी की प्रतिष्ठा बराबर होनी चाहिए, कोई अमीर कोई गरीबी नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये व्यवस्था लाने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि हिंसा के द्वारा हम इसको ला सकते हैं, ठीक है। और हिंसा करेगा कौन? मजदूर करेगा। कौन करेगा? मजदूर करेगा, गरीब करेगा, शोषित है वो करेगा। यानी कि हिंसा के द्वारा ही साम्यवाद को लाया जा सकता है। यह वैचारिक धरातल पर ऐसा परिदृश्य था। अब विश्व युद्ध में 1914 में विश्व युद्ध शुरू होता है। विश्व युद्ध में साम्यवाद का एक नया रूप सामने आने लगा। क्या? नया रूप सामने आने लगा। और साम्यवाद को सफलता मिला कहां पर? रूस में। कहां पर सफलता मिला? रूस में सफलता मिला। और रूस में क्रांति हुई और साम्यवाद का उदय होता है। रूस इतना बड़ा देश, वहां पर एक व्यवस्था परिवर्तन आसान नहीं होता। एक छोटे से देश में व्यवस्था परिवर्तन आसान नहीं होता। रूस इतना बड़ा देश, वहां पर व्यवस्था परिवर्तन हुआ। अब व्यवस्था परिवर्तन हुआ किंतु वहां पर ज्यादा हिंसा नहीं हुआ। बिना हिंसा से व्यवस्था परिवर्तन हुआ। यानी कि युद्ध के दौरान साम्यवाद का उदय कहां पर हुआ? रूस में हुआ। साम्यवाद का व्यवहारिक उदय आप कह सकते हैं। क्या? व्यवहारिक उदय, ठीक है। अब अगर रूस में उदय हो रहा है तो क्या उसका प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, सामान्य सी बात है, पड़ेगा। अगर फ्रांस की क्रांति का प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ सकता है, हमारे इतिहास पर पड़ सकता है, तो रूस में जो घटनाक्रम हो रहा है उसका भी प्रभाव हमारे इतिहास पर पड़ सकता है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, साम्यवाद का उदय हो रहा था। अब साम्यवाद का उदय हो रहा था, भारत में भी ये विचारधारा आ रही थी। कैसे आ रही थी? कुछ ऐसे नेता थे जो सीधा रूस के कंटेक्ट में थे, जैसे एम.एन. राय। क्या? एम.एन. राय। दूसरा, हमारे सैनिक, भारतीय सैनिक, भारतीय ब्रिटिश सैनिक बोलेंगे या ब्रिटिश भारतीय सैनिक, पूरे विश्व में लड़ने गए थे। पूरे विश्व में लड़ने गए तो वो नई नई विचार लेकर आए। तो नई नई विचारों के साथ साम्यवाद भी उनके साथ आया। पहला विश्व युद्ध ने साम्यवाद का प्रभाव बढ़ाया। दूसरा, हमारे सैनिक जो लड़ने गए वो भी इस विचार को लेकर आए। और तीसरा, हमारे कुछ राष्ट्रवादी नेता भी थे जो साम्यवाद को समर्थक, साम्यवादी कहते हैं, साम्यवाद के समर्थक थे या वामपंथी कह सकते हैं, ठीक है। उसमें एम.एन. राय का नाम मुख्य है। अब सोवियत का गठन हो जाता है। सोवियत के गठन के बाद वहां एक संगठन बनता है और जिस संगठन का नाम था कोमिंटर्न। क्या? कोमिंटर्न। इसको अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संघ भी कह सकते हैं। इसका गठन, इसका लक्ष्य यही था कि पूरे विश्व में साम्यवाद को फैलाना है, यानी पूरे विश्व में समानता को लाना है। क्या लाना है? समानता को लाना है। कोमिंटर्न की स्थापना हो गई, यह भी अपना काम शुरू कर। इसी समय ILO की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? ILO, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी मजदूर संघ। यह भी घटना हो रही है। और क्या घटना होती है? ये तो इतनी घटना बाहर की हो गई। कहां की? भारत से बाहर की घटना। भारत में क्या घटना हो रही है इसको देखते हैं। महात्मा गांधी का उदय हो रहा है। क्या? महात्मा गांधी का उदय हो रहा है। महात्मा गांधी इस सदी के उन नायकों में से हैं जिसकी तुलना शब्दों में तो नहीं की जा सकती। उनका उदय हो रहा था। हर भारतीयों के दिल पर गांधी राज करने वाले थे।
अब गांधी का उदय हो रहा है और अंग्रेजों का शोषण भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? 1919 में विश्व या 1914 से 19 में विश्व युद्ध होता है। विश्व युद्ध में अंग्रेज क्या चाहते हैं कि जितने विश्व में उनके उपनिवेश हैं वो बने रहें। बने रहें किसके बल पर? भारतीय सैनिक के बल पर। किसके बल पर? भारतीय सैनिक के बल पर। पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में जितने भी सैनिक हैं उनका खर्चा कौन उठाए? भारत उठाए। भारत इतना धनी था जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक मैं आपको केवल छोटा सा हिंट देता हूं। एक वर्तमान में एक लेखक हैं जिनका नाम शशि थरूर है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि भारत से 47 ट्रिलियन डॉलर, कितना? 47 ट्रिलियन डॉलर संपत्ति लेकर गए हैं इंग्लैंड वाले। अब आपको मैं बताऊं, ये 47 ट्रिलियन डॉलर लेकर गए हैं। पूरे अमेरिका की संपत्ति कितनी है? 21 ट्रिलियन डॉलर। कितनी है? 21 ट्रिलियन डॉलर। चाइना की 14। आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि भारत के पास कितना समर्थ था, आर्थिक समर्थता को आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। वो दूसरी बात है। महात्मा गांधी का उदय हुआ और हर भारतवासी के दिल पर राज करने लगे। अंग्रेज शोषण की पराकाष्ठा को पार करने लगे। शोषण की पराकाष्ठा को पार करने लगे। इसी समय क्या होता है? और रौलट एक्ट, जलियांवाला कांड होता है। वो भी भारतीयों के मन पर क्या ऐसा असर डालता है कि कोई ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, कोई ऐसा विकल्प सामने आए जिससे हम क्या कर सके? समतावादी व्यवस्था स्थापित कर सके। जमींदारों का भी शोषण चल रहा था। नए नए जमींदार आ रहे थे, क्योंकि पुराने जो जमींदार रहते थे उनका और किसानों से संबंध कुछ अच्छा था। शोषण तो होता था लेकिन कुछ अच्छा था। और जब खराब समय आता था तो उनकी मदद भी करते थे, क्योंकि वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे कह सकते हैं कि गांव का जमींदार है, बहुत गुस्सा होगा तो गांव से बाहर तो नहीं करेगा और मदद हमको भी दे सकता है। कभी जब कुछ कम हुआ तो मदद मिल जाती थी। अब जो नए जमींदार अंग्रेजों ने बनाए, क्या बनाए? नए जमींदार। अब नए जमींदार जो बनाए वो शहरों में रहते थे। अब शहरों में रहकर वो भारतीय किसानों का शोषण करते थे। भारतीय किसानों से कोई मतलब नहीं होगा। तो ऐसी पृष्ठभूमि बन रही थी। इसी समय साम्यवाद का भी प्रभाव भारत में आ रहा था। साम्यवाद का भी उदय हो रहा था। अब साम्यवाद का उदय भारत में कहां कहां होगा? पहले विचारों का उदय कहां होता है? प्राचीन काल में विचारों का उदय जंगल में होता था, क्योंकि ऋषि महात्मा तप करके ज्ञान प्राप्त करते थे। वर्तमान समय में विचारों का उदय अधिकांशतः कहां होता है? शहरों में। तो शहरों में उदय होगा। अब कौन कौन से शहर अंग्रेजी शासन के समय महत्वपूर्ण थे? पहला शहर कौन था? बंगाल। कौन था? बंगाल। बंगाल। यहां पर मुजफ्फर अहमद एक साम्यवादी नेता सामने आ रहे थे। इन्होंने नवयुग पत्रिका को संपादन भी किया है। तो बंगाल में मुजफ्फर अहमद का उदय हो रहा था। बंबई में यश डांगे एक साम्यवादी नेता के रूप में पहचान उनको मिल गया था। और इनका जो पत्रिका था सोशलिस्ट, क्या था? सोशलिस्ट। आगे लाहौर में किसका उदय होता है? गुलाम हुसैन। ठीक है। इनकी जो पत्रिका थी उनका नाम था
इनकलाब। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पत्रिका किसकी है, सोशलिस्ट, नवयुग और इनकलाब। ठीक है, तीनों मुख्य शहर में इनका उदय हो रहा था। अब और देखिए, ये भारत में तो उदय हो ही रहा है, विश्व का प्रभाव पड़ ही रहा है। अंग्रेज मतलब इंग्लैंड के लोग भी यहाँ पर आ रहे थे, वहां भी साम्यवाद का प्रभाव हो रहा था। तो कुछ लोग भारत में आए, इसलिए भारत में साम्यवाद को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, इसमें कौन थे? स्प्रेट महोदय भारत में आए थे, उनको सजा भी हुई। ठीक है, अब ये नेता का उदय हो रहा है। इसी समय विभिन्न श्रमिक संगठनों का भी उदय होता है। क्या? विभिन्न श्रमिक संगठनों का भी, श्रमिक संगठन भारत में। श्रमिक संगठन के इतिहास को हम अगले उसमें देखेंगे। अभी इस समय इनका उदय भी हो रहा था, यानी मजदूर अपने आप को संगठित भी कर रहे हैं, साम्यवाद का विचार भी रहा है, अंग्रेजों का शोषण भी हो रहा है, अंग्रेजी भी इसको बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। भारत में ऐसी स्थिति बन गई थी कि साम्यवाद का व्यवहार रूप भारत में आया। अब इन स्थितियों में जो साम्यवादी नेता थे, उनका भी क्या था? प्रभाव था, पूरे भारत में प्रभाव था, क्योंकि समाजवाद या साम्यवाद को कोई नकार नहीं सकता। केवल वही नकार सकते हैं, कौन? जो टाप के व्यक्ति हैं, जो केवल शोषण करते हैं या कर्तव्यहीन है, कर्म करना नहीं है, बिना कर्म के खा रहे हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन सभी लोग चाहते हैं, वर्तमान में जितने भी युवा हैं, युवा स्टूडेंट है, वो चाहते हैं कि समाजवाद रहे, सबके पास इतना सामान रहे, इतना पैसा रहे कि वो खाना पीना रहना चल जाए, का जीवन स्तर एक रहे। भारत में गरीबों की संख्या ज्यादा है, उस समय और थी, तो गरीब तो चाहेगा ही कि इतना पैसा लोगों में हो, इससे स्थिति अच्छी रहे। अब इसी समय भारत में प्रभाव है, इसी समय कुछ घटनाएं होती हैं। अब घटनाएं जो होती हैं वो साम्यवाद को और क्या करती हैं, और उसका प्रचार प्रसार करती हैं। अब उन घटनाओं का देखते हैं कि घटना कौन सी है। 1921 में पेशावर षड्यंत्र, 1921 में पेशावर षड्यंत्र होता है। 1924 में कानपुर षड्यंत्र होता है, या कानपुर केस आप देख सकते हैं, केस या षड्यंत्र जो भी आए आप देख सकते हैं। ठीक है, और फिर मेरठ 1929 में मेरठ केस। इस केस में साम्यवादी नेताओं को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार किया गया। अब साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, भारत में ऐसी विचारधारा फैल रही है, भारतीय इसका विरोध करेंगे ही करेंगे। कि कोई अगर व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि भारत में या समाज में समाजवाद फैलाना है, सबके पास बराबर संपत्ति होनी चाहिए, तो उसके नेता अगर गिरफ्तार होंगे तो सामान्य सी बात है, विरोध होने निश्चय था। क्या? विरोध होना निश्चय था, विरोध हुआ। अब विरोध हो रहा है, कांग्रेस भी है जो भारतीय स्वतंत्रता को क्या किया, भारतीय स्वतंत्रता के लिए नेतृत्व प्रदान किया। कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई, केंद्रीय सुरक्षा कमेटी। क्या? केंद्रीय सुरक्षा कमेटी, केंद्रीय सुरक्षा कमेटी। और इस कमेटी का कार्यभार कि
इनके तरफ से मुकदमा लड़ा जाए। क्योंकि आप कांग्रेस में देखेंगे तो अधिकांश जो कांग्रेसी सदस्य थे, जो प्रमुख सदस्य, वो वकील ही थे। सारा वकील का काम वो आसानी से करते थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें कौन कौन था कमेटी में? जवाहर थे, क्या थे? जवाहर, और कैलाशनाथ काटजू थे, ठीक है, ये अंसारी थे, ठीक है। जवाहर और काटजू, कैलाशनाथ काटजू या अंसारी, ये व्यक्ति थे इस कमेटी में। और कमेटी का क्या काम था? इस केस में लड़ा जाए, यानी कि इन नेताओं को छुड़ाया जाए। गांधी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। अब गांधी जी क्या हुए? गांधी जी इन सभी नेताओं से मिले हुए और प्रचार प्रसार, क्योंकि अगर कोई बड़ा नेतृत्व आपसे मिलने जाता है, सामान्य सी बात है आपकी स्थिति थोड़ा मजबूत हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल, आप एक छात्र हैं, छात्र नेता हैं, और ऐसे छात्र नेता हैं जो आप जीते नहीं हैं, अभी आपकी बहुत ज्यादा उपलब्धि नहीं है, ठीक है। एक सामान्य छात्र नेता है और आपसे मिलने कौन आए? नरेंद्र मोदी। आपका क्रेज क्या होगा? सेम कंडीशन ऐसा था। साम्यवाद का प्रचार प्रसार हो रहा था, गांधी जी मिलने गए, पूरे भारत में असर था इसका। अब ये घटनाक्रम होता है। अब ये घटनाक्रम आगे बढ़ता है। आगे घटनाक्रम क्या होता है? अब क्योंकि साम्यवादी जो आंदोलन है वो विरोधाभासों से भरा पड़ा है। अब यहां तक तो आंदोलन इनका दिख रहा है सब कुछ ठीक ठाक है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अब आगे आंदोलन की गति को देखिए। अब आंदोलन जो साम्यवादी 1930 से 1935 के बीच में आंदोलन की स्थिति क्या हुई? खराब हुई। खराब का मतलब ये नहीं, खराब का मतलब आप कह सकते हैं जो राष्ट्रीय मुद्दा या कह सकते हैं कांग्रेसी मुद्दा था जो मुख्य, उससे ये लोग क्या हो गए? दूर होने लगे। क्या होने लगे? दूर होने लगे। कांग्रेस की खुला आलोचना, इस समय कांग्रेस की खुला आलोचना की जाने लगी। कांग्रेस की आलोचना, यानी वो पार्टी जो देश का नेतृत्व कर रही है उसी की आलोचना, जो आजादी दिलाएगी उसी की आलोचना। बहरहाल उनको पता नहीं था आजादी दिलाएगी, लेकिन उस समय कांग्रेस मान्य स्थापित संस्था थी देश की, ठीक है। कांग्रेस की आलोचना, गांधी की आलोचना, गांधी की आलोचना, और कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस क्या है? पूंजीपतियों का समर्थन कर रही है। नो डाउट कांग्रेस ने पूंजीपतियों का समर्थन किया, लेकिन पूंजीपतियों का समर्थन इसलिए किया कि उन्हें सभी वर्गों को साथ में रखना था। इसलिए नहीं किया कि पूंजीपति व्यवस्था को स्थापित करना, नो, ऐसा नहीं था। वो सभी वर्गों का समर्थन चाहते थे। क्या? सभी वर्गों का समर्थन चाहते थे। अब प्रश्न उठता है कि ये साम्यवादी क्यों ऐसा करने लगे? क्यों ऐसा करने? उसका आपको क्लू मिलेगा। 1928 में कोमिंटर्न मतलब अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संघ, कोमिंटर्न का सम्मेलन होता है। वहां निर्देश मिलता है। क्या मिलता है? निर्देश कि आपको ऐसा काम करना है, यानी आपको कांग्रेस की आलोचना करनी है। क्या करना है? कांग्रेस की आलोचना करनी है। अब प्रश्न उठता है कि ये कैसे पता चला कि कोमिंटर्न ने ऐसा आदेश दिया? 1936 में एक पत्र लिखा जाता है। किसके द्वारा? ब्रेन बाइंड ने और आरपी दत्त।
आरपी दत्त और ब्रेन बैडने के द्वारा एक पत्र प्रकाशित होता है, भारत में साम्राज्यवादी विरोधी जनता मोर्चा। उसमें यह क्लू दिया गया कि रूस का साम्यवादी, रूस का कॉमिंटर्न ने यह निर्देश दिया है भारतीय साम्यवादी को कि वो क्या करें, अंग्रेजों का विरोध करें, कांग्रेस का विरोध करें। क्या करें? कांग्रेस का विरोध करें। अब 35 तक तो इन लोगों ने क्या किया? कांग्रेस का विरोध किया, पूंजीवादियों का समर्थन बोला, किंतु पुनः 1936 28 में, ये 1936-37 में पुनः कॉमिंटर्न का क्या होता है, सम्मेलन होता है। उसमें पुनः निर्देश मिलता है कि आप क्या करें, कांग्रेस का समर्थन करें। तो साम्यवादी व्यक्तियों में क्या थी? वहापोह की स्थिति थी। अब 1935-36 में ऐसा घटनाक्रम चला। अब आता है क्या? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है तो साम्यवादी द्वितीय विश्व युद्ध को क्या कहते हैं? कहते हैं कि यह युद्ध साम्राज्यवादियों का युद्ध है। किसका है? साम्राज्यवादियों का युद्ध है। इनकी स्थिति अचानक परिवर्तित होती है जब जर्मनी किस पर? रूस पर आक्रमण कर देता। जर्मनी जब रूस पर आक्रमण कर देता तो इनकी स्थिति बदल जाती है, और ये जिस आंदोलन को साम्राज्यवादी आंदोलन कह रहे थे उसे लोगों का युद्ध कहने लगे। क्या कहने लगे? लोगों का युद्ध कहने लगे। यानी इंग्लैंड और ब्रिटेन का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब ब्रिटेन का समर्थन करना जैसे शुरू किया तो पेशावर षड्यंत्र, कानपुर और मेरठ षड्यंत्र के समय इनकी जो साम्यवादी पार्टी थी वो अवैध कर दी गई थी, यानी बैन कर दी गई थी। अब 1934 में इसे भारतीय साम्यवादी दल है उसे पुनः क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बैन कर दिया। ये साम्यवादी दल 1934 में अवैध हुआ था। वहां पेशावर, कानपुर, मेरठ षड्यंत्र। इसके बाद इनकी पहचान राष्ट्र स्तर पर हो गई थी। क्या हो गई थी? राष्ट्र स्तर पर हुई थी। और इसी का प्रभाव था कि 1934 में इस साम्यवादी दल को बैन कर दिया गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद जैसे इन लोगों ने अपना पहला बदला, ये साम्यवादी दल पुनः बैन कर दिया गया। ठीक है। अब ये तो विश्व युद्ध के प्रति इनका दृष्टिकोण था। अब और देखिए, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। क्या? भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब जो साम्यवादी थे, अब इनकी जो नीति बहुत ही अस्पष्ट हो। अब ये साम्यवादी किसका समर्थन करने लगे? मुस्लिम लीग का समर्थन करने लगे। क्या करने लगे? मुस्लिम लीग का समर्थन करने लगे। और इस बात पर जोर देने लगे कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं। भारत एक राष्ट्र है ही नहीं। साम्यवादियों ने 16 राष्ट्र, भारत में कम से कम 16 राष्ट्र बने, इसकी घोषणा करते हैं। एक साम्यवादी आंदोलन एक समय ऐसा था कि मेरठ, पेशावर और कानपुर षड्यंत्र के समय इनका चेहरा भारत के इतिहास में, भारत के जनमानस में एक अच्छी पैठ हो गई थी। किंतु ये 1942 में क्या करते हैं? लीग का सपोर्ट करते हैं। लीग
इनका समर्थन नहीं करती, लीग का सपोर्ट करते हैं और भारत को एक राष्ट्र नहीं, दो राष्ट्र नहीं, 16 राष्ट्र में विभाजित करने की घोषणा करते हैं। भारत में कम से कम 16 राष्ट्र हो जाना चाहिए। यही सब गतिविधि थी कि वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू को मानना पड़ा कि पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाए। नहीं तो वल्लभ भाई पटेल ने खुद कहा था कि अगर हम पाकिस्तान को विभाजित नहीं करते तो हमारे मंत्रालय के कोने कोने में पाकिस्तान का एक प्रभाग होगा या हम बहुत से और पाकिस्तान को जन्म देंगे। तो ये था साम्यवादियों का आंदोलन। अब साम्यवादी का दूसरा चेहरा समाजवाद भी है, लेकिन साम्यवाद, समाजवाद, वामपंथ, इसमें क्या क्या अंतर है इसको हम अलग वीडियो में विस्तार से देखेंगे। अब समाजवाद का प्रभाव कांग्रेस पर भी था। किस पर भी था? कांग्रेस पर भी था। तो कांग्रेस में समाजवाद का प्रभाव था, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू खुद को क्या कहते थे? जवाहरलाल नेहरू खुद को समाजवाद का पुजारी कहते थे। क्या कहते थे? समाजवाद का पुजारी। अब ये कांग्रेस में समाजवाद क्यों उभरा? क्योंकि गांधी जी का आंदोलन बहुत सारे दृष्टिकोण पर सफल हुआ, लेकिन उस समय जो तत्कालिक जरूरत थी उस पर उतनी सफलता नहीं मिली। असहयोग आंदोलन, सर्ण अवज्ञा आंदोलन। तो कांग्रेस में एक क्या थी? एक वर्ग में निराशा थी, एक वर्ग में निराशा थी। उस वर्ग ने क्या किया? एक कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना किया। क्या किया? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। अब ये समझना है आपको कि कांग्रेस समाजवादी दल कांग्रेस से अलग नहीं था, कांग्रेस का ही क्या था? एक पार्ट था। क्या था? पार्ट था। वैचारिक भिन्नता थी किंतु कांग्रेस का ही पार्ट था। 1931 में जयप्रकाश नारायण तथा फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण तथा फूलन प्रसाद वर्मा, ठीक है, इन लोगों ने इसकी कह सकते हैं नींव रखी। क्या रखी? नींव रखी। 1933 में इसे पंजाब समाजवादी दल कहा जाने लगा। पंजाब समाजवादी दल। कांग्रेस समाजवादी दल, पंजाब समाजवादी दल कहा जाने लगा। ये तो कांग्रेस समाजवादी दल एक बड़ा टर्म है। 1931 में एक इसकी नींव रखी गई, 1933 में पंजाब समाजवादी दल, और 1934 में अखिल स्तर पर अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल, अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल गठन हुआ। अगर एग्जाम में आता है क्या अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, तो आपको क्या रखना है? 1934 ही रखना है, कि विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है और इसे ही सही माना जाता है। और 1931 से आपको नहीं लिखना है, ये केवल नींव माना जाता है। पंजाब समाजवादी दल 1933 में, 1934 में को, ठीक है। अब कांग्रेस जो समाजवादी है और जो बाहर
अन्य साम्यवादी हैं। उनमें सामान्य सी बात है, क्या वैचारिक भिन्नता थी। वो साम्यवाद को अलग समझते थे, ये समाजवाद को दूसरे ढंग से समझ। दोनों एक दूसरे को जो एक विचार कह सकते हैं कि दोनों का विचार जो है वो अलग अलग था समाजवाद पर ही। अब ये कांग्रेस समाजवादी दल साम्यवादियों को क्या कहते थे? ये कहते थे कि साम्यवादी दल रूस के उपग्रह हैं। रूस जिस तरह चक्कर लगाएगा उसी तरह ये साम्यवादी चक्कर लगाएंगे। और इसको हम लोगों ने देखा ही कि इन्होंने कभी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, कभी 16 राष्ट्र बनाने का मांग किया, और कभी कांग्रेस का समर्थन किया। मतलब जिस तरह कोमिंटर्न इनको निर्देश दे रहा था उसी तरह ये काम कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में या उस समय जो तत्कालिक स्थिति थी राष्ट्र निर्माण की, उसमें ये पहला बदल रहे थे। तो ये कांग्रेस समाजवादी दल इनको सही उपमा दी थी, रूस का उपग्रह। अब इन्हें तो साम्यवादी को कांग्रेस समाजवादी दल रूस का उपग्रह कहते थे। अब जो कांग्रेस समाजवादी दल है ये किसका संगठन है? कांग्रेस का। तो कांग्रेस में भी दक्षिणपंथी हो सकते हैं, कांग्रेस में भी दक्षिणपंथी हो सकते हैं। तो कांग्रेस के जो दक्षिणपंथी थे वो कांग्रेस समाजवादी दल को क्या कहते थे? अंतरराष्ट्रीयवादी। क्या कहते थे? अंतरराष्ट्रीयवादी, इंटरनेशनलिस्ट कहते थे। ठीक, ये हो गया कांग्रेस समाजवादी के बारे में। अब कांग्रेस समाजवादी दल के बारे में कुछ पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि वो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, पहला 1935 का जो एक्ट आया, 1935 का एक्ट, इस एक्ट को भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे ढंग से। 1935 का जो एक्ट आया उसको क्या कांग्रेस समाजवादी क्या कहते थे? मतलब उसको मान्यता नहीं दिया, उसको खराब मानते थे कि ये एक्ट अच्छा नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? 1937 में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल बनता है, कांग्रेस मंत्रिमंडल जब बनता है उसी एक्ट के आधार पर चुनाव होता है, कांग्रेस मंत्रिमंडल बनता है, 6 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है। इस सरकार बनाने के संदर्भ में भी कांग्रेस समाजवादी दल सहमत नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस सरकार बनाए। उनका लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता ली जाए, फिर उसके बाद अपना काम खुद किया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है जो याद करना है और एग्जाम में पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस कहती थी कि हम सशर्त मतलब कि अगर ब्रिटेन ये कह दे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर देगा तो भारत या कांग्रेस समर्थन दे। कांग्रेस समाजवादी दल इसको नहीं मानते थे। वो ब्रिटेन को किसी भी हद में समर्थन नहीं देना चाहते। वो चाहते क्या थे कि ये समय है, विश्व युद्ध का समय है, भारत इस समय को एक अवसर में बदले और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या? विभाजन पर। कांग्रेस जब विभाजित हुआ, कांग्रेस देश जो विभाजित हुआ, कांग्रेस ने सहमति दी, लेकिन कांग्रेस समाजवादी दल ने सहमति नहीं दी। इतने पॉइंट पर कांग्रेस और कांग्रेस समाजवादी दल में मत भिन्नता थी, आपको याद रखना। क्या 1935 एक्ट को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया या नहीं माना? कांग्रेस ने तो माना। 1937 में मंत्रिमंडल बना, उसके भी पक्ष में ये नहीं थे कि मंत्रिमंडल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आगे कि विश्व युद्ध जब हुआ तो विश्व युद्ध पर वो सहमत नहीं देना चाहते थे, सशर्त सहमति, मतलब कि अगर भारत को स्वतंत्र कर दोगे तो मैं आपका समर्थन करूंगा। कांग्रेस समाजवादी दल का मत था कि हम समर्थन नहीं करेंगे। क्या हम समर्थन नहीं करेंगे? और
लास्ट जब देश के विभाजन पर कांग्रेस ने सहमति दी, उसको भी ये नहीं मानते थे। क्या नहीं मानते। अब आता है कि हम कुछ घटनाएं समाजवाद से संबंधित हुई जो समानता एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको भी हम देखते हैं। तो कांग्रेस समाजवादी दल हो गया। अब ये आप जानते होंगे कि सुभाष चंद्र बोस भी क्या थे, एक समाजवादी थे। तो समाजवादी थे तो उन्होंने भी कुछ काम किया। नो डाउट सुभाष चंद्र बोस ने जितना काम किया उनकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन समाजवाद के संदर्भ में हम कुछ जानते हैं। 1939 में सुभाष ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह स्थापना कब की? जब सुभाष कांग्रेस के अध्यक्ष बने, गांधी जी की सहमति नहीं थी, तो अंततः उन्होंने क्या दिया? रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद उन्होंने ये संगठन स्थापित किया। ये भी समाजवाद से संबंधित था। ठीक है। अब अगला जो संगठन है भारतीय बोल्शेविक दल। क्या? भारतीय बोल्शेविक दल 1939 में यह भी स्थापित होता है। भारतीय बोल्शेविक दल। दत्त मजूमदार इसे स्थापित करते हैं। ये दत्त मजूमदार इसे स्थापित करते हैं। तो पहला फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापित हुआ। 1939 में ही भारतीय बोल्शेविक दल स्थापित हुआ। ठीक है। 1944 में सोमेंद्र नाथ टैगोर एक संगठन स्थापित करते हैं जिसका नाम क्रांतिकारी समाजवादी था। क्या था? क्रांतिकारी समाजवादी दल। क्रांतिकारी समाजवादी दल कौन स्थापित करता है? सोमेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक, 39 में बोल्शेविक दल दत्त मजूमदार के द्वारा। 1942 में क्रांतिकारी समाजवादी दल स्थापित करते हैं। अब 1941 में एक दल और स्थापित होता है जिसका नाम है बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल। बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल। इसको इंद्रसेन स्थापित करते हैं। कौन? इंद्रसेन। ये सब इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन इसका कोई इतिहास, बहुत ज्यादा इतिहास नहीं है क्योंकि सारा इतिहास कांग्रेस के इधर उधर घूमता है। तो लेकिन ये एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए बताया जा रहा है कि आप इसको याद रखें एक बार। बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल इंद्रसेन ने स्थापित किया था। ठीक है। इंद्रसेन और अजीत राय। अब यमेन राय जो भारतीय समाजवाद के पुरोधा कहे जाते हैं। कॉमिंटर्न का जब सम्मेलन हुआ तो ये रूस में भी गए थे, भारत का प्रतिनिधित्व किया। कुछ समय बाद ये समाजवाद से या जो साम्यवादी विचारधारा भारत में उस समय जो थी उससे बहुत ही निराश हुए थे। इसलिए उन्होंने 1940 में एक भारतीय अतिवादी लोकतंत्र दल स्थापित किया। क्या? अतिवादी लोकतंत्र दल।
अतिवादी लोकतंत्र दल। ठीक है। तो भारतीय इतिहास में समाजवाद, साम्यवाद आंदोलन और कांग्रेस में समाजवाद का जो संरचनात्मक घटक था वो हमने आपको बताया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।